हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रदीप सोनी जी, जो कि आयुर्वेद एनाटॉमी से एमडी हैं और वर्तमान में ग्वालियर आयुर्वेदिक कॉलेज में व्याख्याता पद पर कार्यरत हैं। हम समझेंगे सर से कि जो प्राणवायु है उसका आगमन और उसका बहिर्गमन होता है, तो उसमें बच्चों में और बड़ों में क्या अंतर होता है। धन्यवाद सर। पहले अपन बात करते हैं कि जो वायु है, ऑक्सीजन है, उसका एक्सचेंज कैसे होता है। तो सबसे पहले जो नॉस्ट्रल होते हैं वहाँ से वायु अंदर जाती है नेजल कैविटी में होते हुए इंटरनल नॉस्ट्रल से, और फिर ये जो फेरिंग्स से होते हुए और लैरिंग से होते हुए ट्रैकिया से होते हुए लंग्स में पहुंच जाती है। और लंग्स में चूंकि ऑक्सीजन ब्लड की सप्लाई होती है, ब्लड जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है उसमें ऑक्सीजन चली जाती है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड होकर के फिर हार्ट में चला जाता है और हार्ट से फिर पूरी बॉडी में चला जाता है। जो इसको दो भागों में बांटा गया है, एक अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और एक लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो जो ओरल कैविटी या नॉस्ट्रल है, फेरिंग्स है, लैरिंग्स है, ये जो सब हैं ये सब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आते हैं। और ये जो ट्रैकिया है, ये जो वोकल कॉर्ड वगैरह उसके नीचे से, मतलब ट्रैकिया से, ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैकिया है, लंग्स है, ये सब लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आते हैं। जो रेस्पिरेटरी इलनेस है वो बच्चों में सीवियर क्यों हो जाती हैं? क्योंकि कुछ एनाटॉमिकल अंतर होता है बच्चों में और बड़ों में। सबसे पहले अपन बात करते हैं जैसे ट्रैकिया। ट्रैकिया की लेंथ कम होती है, नेक बच्चों की छोटी होती है, तो ट्रैकिया की लंबाई कम है। वैसे नॉर्मली ट्रैकिया का जो बाइफर्केशन है वो लगभग T6 लेवल पे होता है, लेकिन बच्चों में T3 लेवल पे ही हो जाता है क्योंकि नेक छोटी है। दूसरी बात कि बच्चों का जो टंग साइज है और वो बड़ा है ना। नेयर्स जो है वो छोटे हैं, मतलब जो जहाँ से ऑक्सीजन जानी है नेयर्स से वो छोटे होते हैं। माउथ भी छोटा होता है और एपिग्लॉटिस जो है वो बड़ा होता है, अपर प्लेस्ड होता है। अपर प्लेस्ड होता है। तो ये कारण है। और एक बड़ा कारण ये भी है कि जैसे जो ट्रैकिया है, इसकी जो ल्यूमन है वो एडल्ट में लगभग 8 mm की होती है, 8 मिलीमीटर की, और जबकि बच्चों में 4 mm की होती है, 4 मिलीमीटर की। लेकिन जब इन्फ्लेमेशन हो जाता है इसमें, ट्रैकिया में कोई इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन के कारण इन्फ्लेमेशन होता है, तो जब इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो ये ल्यूमन बच्चों में 50% तक कम हो जाती है। कैसे? 1 mm लगभग ये और बढ़ जाती है चारों तरफ से, जिसके कारण से जो 4 mm की थी वो 2 mm की बचती है, तो 50% ल्यूमन और घट गई। तो बच्चों में सबसे ट्रैकिया ही एक बहुत बड़ा कारण है। और जबकि बड़ों में ऐसा नहीं होता, बड़ों में 25% ही ल्यूमन कम होती है, तो उसमें 6 mm की तो बनी रहती है, जिसके कारण से बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलता है डिफ़िकल्टी। दूसरी बात इसमें एल्वोलाई जो है, ये एल्वोलाई का जो सरफेस एरिया है वो बच्चों में कम रहता है और बड़ों में सरफेस एरिया ज़्यादा रहता है, क्योंकि नंबर्स ऑफ एल्वोलाई बड़ों में ज़्यादा हैं, बच्चों में कम है। तो आपका कहने का तात्पर्य है कि बच्चों में एल्वुलाई प्रॉपरली उतना डिफ्रेंशिएटेड नहीं होते हैं जितना बड़ों में होते हैं। जी बिल्कुल। दूसरी बात कि सर्फेक्टेंट की भी कमी होती है। तो आप ये थोड़ा सा डिटेल में बताइए कि सर्फेक्टेंट हम क्यों देते हैं बच्चों में। सर्फेक्टेंट एक्चुअली में जब सरफेस एरिया कम होता है तो हमें इसको देना पड़ता है। अब जो नियोनेट है, मतलब प्री टर्म बेबी है जो 26 वीक से पहले है, उसके तो लंग्स इमेच्योर ही रहते हैं, प्री मैच्योर रहते हैं, जिसके कारण से हमें ये सर्फेक्टेंट की ज़रूरत होती है, जिसके कारण से ये सरफेस एरिया बढ़ जाए, क्योंकि सर्फेक्टेंट से सरफेस टेंशन की कमी हो जाती है जब सर्फेक्टेंट अपन देते हैं।
और जब नहीं होते तो सरफेस टेंशन बड़ा होता है, ऑक्सीजन का ये एक्सचेंज नहीं हो एल्विलाई को पाएगा, खोलने में सहायता एल्विलाई को करते हैं। खोलने में सहायता करेगा, सरफेस एरिया बढ़ा देगा। जी, ये जो सर्फेक्टेंट होते हैं ये क्या खाने के द्वारा किसी पदार्थ से बढ़ाया जा सकता है क्या इनको? नहीं, खाने के पदार्थों से इसको नहीं बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए एंडोट्रैकियली ही जो सर्फेक्टेंट आते हैं उनको वो देना हमें पड़ता है। देना पड़ेगा। बिल्कुल। जी है कि जैसे जो ट्रैकिया अपन देख रहे हैं, ये ट्रैकिया में राइट ब्रोंकस और लेफ्ट ब्रोंकस ये ब्रांच हुई। बाइफरकेशन मैंने आपको बताया है कि किस लेवल पे होता है। तो जब ये बाइफरकेशन होके और ये लंग्स में जाता है तो राइट तरफ का जो ब्रोंकस है वो स्ट्रेट होता है। स्ट्रेट होने की वजह से वो सीधा लंग्स में जाता है, जबकि ये स्ट्रेट नहीं है, ऑब्लिक है, तो ये डायरेक्ट लंग्स में नहीं जाता है। तो जिसके कारण से क्या होता है कि कोई भी इन्फेक्शन ट्रैकिया के थ्रू जब आता है तो डायरेक्ट राइट लंग्स में जा सकता है और इन्फेक्शन के चांस राइट लंग में ज़्यादा होते हैं। दूसरी बात इसमें एक ये भी है कि जो राइट लंग है उसका जो अपिकल पार्ट है, अपेक्स है, वहाँ पे ब्लड सप्लाई भी थोड़ा कम रहती है, तो इन्फेक्शन भी गया पहले और ब्लड सप्लाई भी कम है, जिसके कारण से ऑक्सीजन नहीं वहाँ पे पहुँच पाती है, जिसके कारण से इन्फेक्शन होने के चांस ज़्यादा रहते हैं अपेक्स रीजन में राइट लंग के। तो एक ये भी इसका मेन कारण है। जी सीलिया इसमें प्रेजेंट रहते हैं ट्रैक्ट में पूरे में। तो जब सीलियरी मूवमेंट अगर नहीं होगा तो जो म्यूकस का एक्सपल्सन है वो नहीं हो पाता है। म्यूकोप्रोपल्सिव एक्शन ऑफ म्यूकोप्रोपल्सिव एक्शन जो है वो डिमिनिश हो जाते हैं, नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण से म्यूकस उसमें फंसा हुआ रहता है, जिसके कारण से ल्यूमन और छोटी हो सकती है। जी। और एक बीटा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर भी इसमें होते हैं, बच्चों में कम होते हैं, संख्या उनकी कम होती है। सेंट्रल और पेरिफेरल दो टाइप से होते हैं, तो बच्चों में इनकी संख्या कम हो जाती है, जिसके कारण से भी बच्चों में दिक्कत आती है। जी, जो पेरिफेरल रिसेप्टर हैं वो जो ब्रोंकस की जो आगे की जो ब्रांचेज हैं उनमें पेरिफेरल रिसेप्टर्स होते हैं। हाँ जी, हाँ जी। और जो सेंट्रल ब्रोंकस है और ट्रैकिया है उसमें सेंट्रल रिसेप्टर होते हैं, ये कमज़ोर होते हैं बच्चों में। बिल्कुल बिल्कुल। जी। इसके अलावा सर और जो प्राणवायु स्रोतस को अब हम एक समूल रूप में यदि समूल समझना चाहें कि प्राणवायु आई और प्राणवायु ने ट्रैकिया के अंदर प्रवेश करने के बाद ये ट्रैकिया से होते हुए ये ब्रोंकस में आई, ब्रोंकस से होते हुए ये किस प्रकार से आगे बढ़ती है? ब्रोंकस के थ्रू फिर ये ब्रोंकियल ट्री कहलाता है, ये पूरा प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी, टर्सरी, ये यहाँ से होते हुए एल्वियोलाई तक पहुँचता है। एल्वियोलाई के लेवल पे ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। जी, यानी एल्वियोलाई इसका जो आप ब्रोंकियल ट्री बता रहे हैं उसकी अंतिम यूनिट एल्वियोलाई है, और लंग्स की जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो है वो एल्वियोलाई ही है। जी, तो ये जो है ना जो इसमें बने हुए हैं ये ब्रोंकियल ट्री ही है, ये ब्रोंकियल ट्री का पार्ट है ये। बिल्कुल। तो जो एक्सरे में जो विजिबल स्ट्रक्चर होती हैं उसमें हम कौन कौन से बिंदु देखते हैं जो कि लंग्स से रिलेटेड और हार्ट से रिलेटेड होते हैं, जो हमें जानना जरूरी होता है? सबसे पहले तो जो राइट लंग होता है वो तो उसमें 3 लोब रहते हैं, 1, 2 एंड 3, और लेफ्ट लंग में 2 लोब रहते हैं, और लेफ्ट लंग में कार्डियक नॉच रहती है। तो एक जो हार्ट है वो लगभग ऐसे यहाँ पे रहता है। अब यहाँ पे हार्ट सिचुएटेड रहता है, यहाँ पे रहते हैं वेंट्रिकल और यहाँ पे एट्रियम। अब यहाँ पे असेंडिंग एओर्टा निकल के, आर्च ऑफ एओर्टा निकल के, डिसेंडिंग एओर्टा निकल के और थोरेसिक एओर्टा, फिर डायफ्राम को जब क्रॉस कर जाएगी तो ये एब्डोमिनल एओर्टा बन जाएगी वर्टिब्री के साथ। तो जो ये हार्ट है तो इसकी हार्ट की कार्डियक नॉच जो है इसमें देखने को मिलेगी लेफ्ट लंग में। फिर पल्मोनरी जो एंगल है ये शार्प होना चाहिए, ये भी देखते हैं अपन। और जैसे वेस्कुलर एडिमा अगर हुआ तो उसमें फिर अपना जो वेस्कुलर सप्लाई रहती है इसमें वो अपने को विजिबल होने लगती है, प्रोमिनेंट हो जाती है। हृदय और रसवाही धमनियाँ। जी, हृदय जो है, हृदय का मेन काम है कि पूरे शरीर में ऑक्सीजन देना। ऑक्सीजन देने का काम पूरे शरीर में हृदय का है, इसीलिए जो प्राणवायु स्रोतस है उसका मूल जो है वो हृदय माना गया है। ऑक्सीजन लेने का कार्य हमारे लंग्स करते हैं, ऑक्सीजन को शरीर तक पहुंचाने का कार्य हमारे हृदय करता है। और ये कंप्लीट सिस्टम है, इसीलिए इसको प्राण का
बिल्कुल आश्रय बताया गया है। बिल्कुल। धन्यवाद डॉक्टर साहब आप